आज हम लोग कैंसर करेंगे और कैंसर में देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना है। इसके पहले हम लोग पूरा कर चुके हैं, ठीक है। ये सब हम लोग का हो चुका है। कैंसर पहले करेंगे, फिर हम लोग एड्स करेंगे, ठीक है। पहले कैंसर को करते हैं आज, फिर एड्स को करेंगे। चलिए आ जाइए। कैंसर इज़ one of the most dreaded disease of human being and is a major cause of death all over the globe. ये तो पता ही है। More than a million Indians suffer from cancer and a large number of them die from it annually. The mechanism that underlie development of cancer or oncogenic transformation of a cell, its treatment and control have been some of the most intense area of the research in biology and medicine. अब आगे आते हैं इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ। बट उससे पहले हम कुछ पहले समझ लेते हैं, ठीक है। क्या समझना है हमको कि जो मेरे सेल में, हमारा जो सेल है उसके पास एक जीन होता है, उस जीन का नाम है प्रोटोऑन्कोजीन। ये जीन रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? ये जीन रिस्पॉन्सिबल है सेल को नॉर्मल रखने के लिए, मतलब वो एबनॉर्मल ना हो जाए। प्रोटोऑन्कोजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल सेल प्रोडक्शन, नॉर्मल सेल प्रोडक्शन, ठीक है। ये जीन है। अब आगे आते हैं, समझ गए। अब जब हमारे इस जीन में कुछ चेंजेस होगा तभी जा कर के हमारा सेल क्या होगा? एबनॉर्मल बनेगा। जब प्रोटोऑन्कोजीन बन रहा है सही से, एक नॉर्मल जीन है बॉडी में, बॉडी के सेल में एक नॉर्मल जीन है जो कि सेल के ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है, सेल के डिवीज़न को रेगुलेट कर रहा है। वो कौन कर रहा है? प्रोटोऑन्कोजीन्स कर रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है। In our body, growth and differentiation is highly controlled and regulated. In cancer cell, there is a breakdown of regulatory mechanism. Normal cells show a property called contact inhibition. पहला प्रॉपर्टी क्या है? नॉर्मल सेल का प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, इसको समझेंगे एक एक करके। नॉर्मल सेल, पहला प्रॉपर्टी नॉर्मल सेल क्या आया? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रॉपर्टी सेल में जो, जैसे कि मान लीजिए ये दो सेल है, एक दूसरे को इनहिबिट करेगा ग्रो करने के लिए। मतलब ये सेल इसको इनहिबिट करेगा, ये सेल इसको इनहिबिट करेगा, ग्रो होने नहीं देगा, मतलब लिमिट से ज़्यादा ग्रो होने नहीं देगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। आपस में एक दूसरे को इनहिबिट कर रहा है, ग्रोथ करने, आगे ग्रोथ होने नहीं दे रहा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये किस में पाया था? नॉर्मल सेल में पाया था। ये नॉर्मल सेल का प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। उसके बाद दूसरा नंबर प्रॉपर्टी होता है नॉर्मल सेल का, फॉलो करेगा सेल रेगुलेशन को। फॉलो क्या करेगा? फॉलो सेल रेगुलेशन। फॉलो सेल रेगुलेशन का मतलब है कि जो नॉर्मल सेल है उसमें, जैसे कि ये नॉर्मल सेल है तो ये सारा सेल फॉलो कर रहा है सेल रेगुलेशन को। मतलब कि सेल कि ये डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, या तो ये परमानेंट में कन्वर्ट होगा या तो स्टॉप कर देगा डिवीज़न, ये टेम्पररी डिवीज़न को स्टॉप करेगा या फिर कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा। ये एक दूसरे से रेगुलेशन में है। नॉर्मल सेल रेगुलेशन कर रहा है कि सेल डिवाइड करेगा कि नहीं, फर्दर सेल परमानेंट कन्वर्ट होगा या फिर सेल अदर, मतलब कि रेस्ट स्टेज में चला जाएगा, होता है ना। तो उस तरीके, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल सेल रेगुलेशन। दूसरा पहला प्रॉपर्टी क्या था? सेल इनहिबिशन। सेल इनहिबिशन में क्या जानना है? कि सेल जो एक दूसरे को ग्रो होने नहीं दे रहा है। तो इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी किसका है? नॉर्मल सेल का प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब आगे आते हैं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद द अदर सेल इनहिबिट द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। क्या लिखा हुआ है? कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद द अदर सेल इनहिबिट्स देयर अनकंट्रोल ग्रोथ। ज़्यादा अनकंट्रोल मतलब लिमिट से ज़्यादा ग्रोथ होने नहीं देगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कैंसर सेल अपियर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे क्या याद रखना है कि कैंसर सेल जो है वो लॉस्ट कर चुका है ये प्रॉपर्टी को। अगर किसी कोई सेल में कैंसर है तो वहाँ का सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को शो नहीं करेगा। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मतलब क्या? कि जो आसपास में सेल है एक दूसरे को ग्रो होने नहीं दे रहा, इनहिबिट कर रहा है एक दूसरे को, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। लेकिन कैंसर के केस में क्या है कि ये प्रॉपर्टी कैंसर का सेल लूज कर चुका है। समझ गए यहाँ तक?
As a result of this, cancerous cell just continue to divide, giving rise to masses of the cell called tumor. जब बहुत सारा सेल बन जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्यूमर बोलेंगे. ट्यूमर क्या है? जनरली ट्यूमर किसको बोल सकते हैं? जब एक ही सेल बहुत सारा नंबर में डिवाइड हो चुका है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्यूमर. क्या बोलेंगे? ट्यूमर बोल सकते हैं. ठीक है. ट्यूमर्स आर ऑफ 2 टाइप. और ट्यूमर कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर. बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर को कैसे समझेंगे? जैसे कि ये हमारा एक बॉडी है, इस बॉडी की एक पार्ट है जहाँ पे यहाँ पे कैंसर हो चुका है. अगर ये ट्यूमर इसी रीजन पे लोकलाइज्ड रहेगा, मतलब इसी रीजन पे रहेगा, ये दूसरे बॉडी के अदर रीजन पे नहीं जाएगा, तो उस ट्यूमर को हम लोग क्या बोलेंगे? बेनाइन ट्यूमर. क्या बोलेंगे? बेनाइन ट्यूमर. अगर कैंसर हुआ बॉडी के इस पार्ट में और ये धीरे धीरे करके यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, यहाँ पे कैंसर सेल का प्रोडक्शन करने लगा, यहाँ पे चला गया, इस ट्यूमर को हम लोग बोलेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर. क्या बोलेंगे? मैलिग्नेंट ट्यूमर. समझ रहे हैं बात को? मैलिग्नेंट ट्यूमर. अब आगे आ जाते हैं. बेनाइन ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन. वैसा ट्यूमर जो अपने लोकेशन पे ही रहे एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कॉज लिटिल डैमेज. वैसा ट्यूमर जो बॉडी के एक लोकलाइज्ड पार्ट पे ही रहे, जो अदर पार्ट पे माइग्रेट ना करे, उस ट्यूमर को क्या बोलते हैं हम लोग? बेनाइन ट्यूमर. उसके बाद है मैलिग्नेंट ट्यूमर. द ट्यूमर्स ऑन द अदर हैंड आर मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल कॉल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स. क्या बोलेंगे? वैसा ट्यूमर जो बहुत ज़्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई करके एक सेल से दूसरे बॉडी के टिश्यू में जा रहा है और वहाँ पर भी ट्यूमर का प्रोडक्शन शुरू कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैलिग्नेंट ट्यूमर. क्या बोलेंगे उसको? मैलिग्नेंट ट्यूमर. दिस सेल ग्रो रैपिडली इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू. मतलब अगर एक जगह हो चुका है मैलिग्नेंट ट्यूमर, एक जगह ये बेनिंग ट्यूमर है, तो अब अदर टिश्यू में जा रहा है, तो रैपिडली डिवाइड करके अदर टिश्यू जो इसके कांटेक्ट में है उसको भी अफेक्ट कर रहा है. ठीक है. अब आगे आते हैं. इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग सेल नॉर्मल सेल. एज दिस सेल एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो, दे ऑल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल बाय कम्पीटिंग द फॉर द वाइटल न्यूट्रिएंट्स. ये याद रखना है कि जैसे कि ये सेल एक्टिवली डिवाइड कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिवाइड कर रहा है ना, तो डिवाइड कर रहा है तो उसको एनर्जी भी तो चाहिए, उतना न्यूट्रिशन भी चाहिए. ग्रो, दे ऑल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल. उसके अगल बगल जो नॉर्मल सेल है उसका न्यूट्रिशन को वो लोग लेने लगता है. वो लोग क्या कर रहा है? जो कैंसर का सेल है, जो ट्यूमर बन चुका है, जो आसपास में जो बगल वाला सेल है उसका न्यूट्रिशन को वो लोग लेने लगता है. ग्रो एंड दे स्टार्व द नॉर्मल सेल बाय कम्पीटिंग फॉर द वाइटल न्यूट्रिएंट. वाइटल न्यूट्रिएंट के कंपटीशन होने लगा कि यहाँ का जो सेल है, ट्यूमर वाला सेल है, वो इतना ही रीजन में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन कंज्यूम हो रहा होगा और नॉर्मल सेल को कम न्यूट्रिशन मिल पा रहा होगा, तो यहाँ से क्या कर रहा है? नॉर्मल सेल को स्टार्व कर दे रहा है. स्टार्व मतलब उसको भूखा रख रहा है, उसका न्यूट्रिशन को ले रहा है. सेल्स लॉस्ड फ्रॉम सच ट्यूमर रीच डिस्टेंट साइट थ्रू द ब्लड. और वो डिस्टेंट साइट मतलब बॉडी के अलग अलग डिस्टेंट पार्ट में कैसे जा रहा है? ब्लड के थ्रू जा रहा है. किसके थ्रू जा रहा है? ब्लड के थ्रू. एंड वेन एवर दे गेट लॉस्ड इन द बॉडी, मतलब एक जगह पे जब जाके इकट्ठा हो गया, दे स्टार्ट अ न्यू ट्यूमर. और जब वो एक जगह पे जाके ब्लड के थ्रू इकट्ठा हो गया तो वहाँ पे न्यू ट्यूमर का फॉर्मेशन किया, मतलब नया नया ट्यूमर का फॉर्मेशन कर दिया. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस क्या हो रहा है कि जब ट्यूमर सेल बॉडी की एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा है, एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में जा रहा है, तो मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस. इसको क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस. ठीक है. फिर क्या लिखा? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर. मेटास्टेसिस क्या है? सबसे ज़्यादा फियर्ड प्रॉपर्टी है. मतलब कि जब ब्लड सेल से, मेटास्टेसिस क्या मतलब कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक टिश्यू है, ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है. क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन. और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर में क्या रहता है? सेल्स रहता है, नॉर्मल सेल्स. और नॉर्मल सेल्स के अंदर में हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर क्या रहता है? ब्लड वेसल्स. क्या रहता है? ब्लड वेसल्स रहता है. ठीक है. तो ये तो नॉर्मल सेल है, लेकिन क्या हुआ कि जब ये नॉर्मल सेल यहाँ पे ये जो नॉर्मल सेल है और ये जो ब्लड है हमारे पास इसके अंदर है, अब नॉर्मल सेल से जा करके यहाँ पे क्या हुआ, ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और यहाँ पे नॉर्मल सेल है इतना. एक मिनट,
ये नॉर्मल सेल है सारा, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा सेल है जो ट्यूमर फॉर्मेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्यूमर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी ट्यूमर। क्या बोल सकते हैं इसको? प्राइमरी ट्यूमर। उसके बाद जब वो सेल मेटास्टेसिस कर दिया, मतलब कि नॉर्मल सेल से बॉडी के अदर पार्ट में भी जाने लगा, ये बॉडी के अदर पार्ट में जाने लगा, इधर आने लगा, इधर से इधर आने लगा। उसके बाद जब ब्लड में चला गया, ट्यूमर सेल कहाँ चला गया? ब्लड में। और जब ब्लड से ये सेल जो है बॉडी के अदर पार्ट में चला जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटास्टेसिस। ये ब्लड में है, ठीक है। और ब्लड से ये सेल अब बॉडी के अदर पार्ट्स में चला जाए, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? मेटास्टेसिस। क्या बोल रहे हैं इसको? मेटास्टेसिस बोल रहे हैं, ठीक है। तो मेटास्टेसिस क्या है? सबसे फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। मतलब फियर्ड प्रॉपर्टी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ब्लड तो पूरे बॉडी में फ्लो कर रहा है, तो अब ये बॉडी के कहीं भी किसी भी रीजन में जाके लॉज हो सकता है, किसी भी रीजन में जाके इकट्ठा होकर ट्यूमर का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसीलिए सबसे फियर प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर किसको बोला जा रहा है? मैलिग्नेंट ट्यूमर का सबसे फियर्ड प्रॉपर्टी क्या है? मेटास्टेसिस। समझ गए? जब ब्लड से बॉडी के किसी भी अदर पार्ट में जा सकता है, इस प्रॉपर्टी को बोल रहे हैं मेटास्टेसिस। समझ गए बात को? अब आते हैं कैंसर होता कैसे है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ नॉर्मल सेल इनटू अ कैंसेरियस न्योप्लास्टिक। कैंसेरियस सेल को हम लोग न्योप्लास्टिक सेल में भी कैंसर सेल को ही न्योप्लास्टिक सेल बोल सकते हैं। ट्यूमर नॉर्मल सेल इनटू अ कैंसेरियस न्योप्लास्टिक सेल में बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट। मतलब कैंसर हमारे 3 तरीके से हो सकता है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट से। दिस एजेंट्स आर, और वैसा सब्सटेंस जो कैंसर को कॉज करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्सिनोजेन। क्या बोलेंगे उसको? कार्सिनोजेन। आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्सरे, गामा रे एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रेज। ये याद रखना है कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सा है? यूवी रेज। एग्जाम में आ सकता है कि यूवी रेज आयोनाइजिंग रेडिएशन है या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, तो आंसर क्या जाएगा? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे, गामा रे, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी कॉजेज डीएनए डैमेज। ये कॉज क्या करता है? डीएनए डैमेज लीडिंग टू न्योप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या कॉज कर रहा है? न्योप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। मतलब कि न्योप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक सेल है। अब एक सेल से ये नॉर्मल 4 सेल बना, 1 2 3 4। तो इसको रेगुलेशन करने के लिए हमारे पास एक जीन होता है जिसका नाम है प्रोटोऑन्कोजीन। क्या नाम है? प्रोटोऑन्कोजीन। वो क्या रेगुलेट करेगा? सेल के ग्रोथ को रेगुलेट करेगा, सेल के डिवीजन को रेगुलेट करेगा। उस जीन को हम लोग क्या बोले? प्रोटोऑन्कोजीन। लेकिन अगर मान लो एक केस आ गया जहाँ पे इस ऑन्कोजीन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मतलब अगर ये सेल है, अब प्रोटोऑन्कोजीन्स में मॉडिफिकेशन होकर वो बन गया ऑन्कोजीन। वो क्या चीज में कन्वर्ट हो गया? ऑन्कोजीन में। तो ये मॉडिफिकेशन जब हो जाएगा तो सेल जो है अब डिवीजन नॉर्मल नहीं होगा, अब एबनॉर्मल सेल बनेगा। अब कैसा सेल बनेगा? एबनॉर्मल सेल बनेगा। तो ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है प्रोटोऑन्कोजीन से, प्रोटोऑन्कोजीन मतलब क्या? एक वैसा जीन जो हमारे सेल में सेल के डिवीजन को रेगुलेट कर रहा है, प्रॉपर होने के लिए दे रहा है, सही से सेल बने, नॉर्मल सेल बने, सही टाइम पे डिवीजन हो। तो उस जीन का काम क्या है? प्रोटोऑन्कोजीन का ये सब काम है। लेकिन जब हम लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट का स्मोक करेंगे, बहुत ज़्यादा स्मोक वाले रीजन में रहेंगे, तो वहाँ से हो सकता है, बहुत रेडिएशन वाले रीजन में रहेंगे, वहाँ से क्या हो सकता है कि ये जो जीन है उसमें म्यूटेशन हो सकता है। जीन में क्या हो सकता है? म्यूटेशन। और म्यूटेशन जब हो जाएगा तो वो जीन का नाम अब पड़ जाएगा ऑन्कोजीन। और ऑन्कोजीन एक ऐसा जीन जो कि नॉर्मल सेल को एबनॉर्मल में कन्वर्ट करने लगेगा, नॉर्मल सेल को एबनॉर्मल में या फिर ट्यूमर्स में कन्वर्ट करने लगेगा। उस तरीके के जीन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑन्कोजेनिक जीन बोल रहे हैं। समझ गया बात को? अब आगे देखिए, अभी देखिए क्या लिखा हुआ है। द केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन अ टोबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। टोबैको स्मोक से क्या हो रहा है? लंग का कैंसर हो रहा है। कैंसर कॉजिंग वायरसेस कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरसेस। जो कैंसर को कॉज कर रहा है उस वायरस को क्या बोल रहे हैं? ऑन्कोजेनिक वायरसेस बोल रहे हैं। हैव जीन कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन। उसके पास जीन कौन सा है? वायरल ऑन्कोजीन्स है।
फर्दर सेवरल जीन कॉल्ड सेल्यूलर ऑन्कोजीन, फर्दर सेवरल जीन कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजीन। इसी ऑन्कोजीन को ही क्या बोल दिया जा रहा है, सेलुलर ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन को क्या बोल रहे हैं, सेलुलर ऑन्कोजीन ही बोल रहे हैं। सेलुलर ऑन्कोजीन और प्रोटो ऑन्कोजीन, क्या बोल रहे हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन, सेलुलर सी ऑन्कोजीन और प्रोटो ऑन्कोजीन हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल। इस प्रोटो ऑन्कोजीन को क्या बोल रहे हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन, सी ऑन्कोजीन या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन, वो कहाँ पे पाया जा रहा है, नॉर्मल सेल में। जैसे कि देखो अभी जस्ट यहाँ पे बताएं कि नॉर्मल सेल में रेगुलेशन कौन कर रहा है प्रॉपर सेल डिवीजन का, प्रोटो ऑन्कोजीन। इस प्रोटो ऑन्कोजीन का ही दूसरा नाम क्या पड़ गया, सी ऑन्कोजीन। क्या पड़ा, सी ऑन्कोजीन, मतलब सेलुलर ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन बोलो या फिर सेलुलर ऑन्कोजीन बोलो, ये क्या करेगा, ये नॉर्मल सेल को रेगुलेट करेगा कि सही से डिवीज़न हो, सही से सेल का ग्रोथ हो, सेल का डिवीज़न प्रॉपर हो, प्रॉपर टाइम पे हो, नॉर्मल शेप बने। ठीक है, तो वो कौन रेगुलेट करेगा, प्रोटो ऑन्कोजीन। लेकिन जब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगा, तो वो जीन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन्कोजीन बोलेंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ऑन्कोजीन वाले हो गए सेलुलर ऑन्कोजीन हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल विच व्हेन एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन, जब एक्टिवेट कर दिया कुड लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल। वो क्या करेगा, ऑन्कोजीन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। प्रोटो ऑन्कोजीन किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ऑन्कोजीन ट्रांसफर हो जाएगा। अब आगे आते हैं, ये क्या था, कॉज ऑफ कैंसर था ना, कॉज ऑफ कैंसर था। तो कॉज ऑफ कैंसर के बाद हमारा टॉपिक आ रहा है सेल का डायग्नोसिस, कैंसर का डायग्नोसिस कैसे करेंगे। ठीक है, कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज इसेंशियल एज इट अलाउज द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मेनी केसेस। अर्ली डिटेक्ट हो गया तो सही से ट्रीटमेंट हो जाएगा। अर्ली डिटेक्शन हो गया तो क्यों ट्रीटमेंट सही से हो जाएगा, क्योंकि उस दौरान ब्लड से पूरा फैला नहीं होगा। जब ब्लड से फैल जाएगा तो वो ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा, कि ये नहीं पता कि बॉडी के किस पॉइंट पे वो ऑन्कोजीन चला गया है, ये नहीं पता चल पाएगा ना। तो इसीलिए अर्ली डिटेक्शन जो है वहाँ से कैंसर को कॉज किया जा सकता है। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी। एक पहला ट्रीटमेंट डिटेक्शन आ रहा है बायोप्सी। दूसरा नंबर आया हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, मतलब ब्लड का स्टडीज ऑफ द टिश्यू, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर द इंक्रीज सेल काउंट इन द केस ऑफ द ल्यूकेमिया। जब ब्लड में बहुत ज़्यादा WBC रहेगा उस कैंसर को हम लोग बोलेंगे ल्यूकेमिया। क्या बोलेंगे उस कैंसर को, ल्यूकेमिया बोलेंगे। समझ गया। बायोप्सी क्या है, बायोप्सी टेस्ट में क्या चेक किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा है, राइबोसोम का नंबर ज़्यादा है और न्यूक्लियस का साइज जो है सो बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये टेस्ट कौन बताएगा, बायोप्सी। वहाँ से अगर ये सब पाया गया तो क्या बोलेंगे कि सेल में जो है सो कैंसर हो चुका है। समझ गया बात को। बायोप्सी हो गया टिश्यू। उसके बाद क्या दिया हुआ, इन बायोप्सी अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू। बायोप्सी में क्या बोल रहे हैं, पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शन इज सस्टेन्ड एंड एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। उसको माइक्रोस्कोप पे देखेंगे। माइक्रोस्कोप पे अगर हमको मिला कि माइटोकॉन्ड्रिया उसमें ज़्यादा है, राइबोसोम ज़्यादा है और न्यूक्लियस का साइज जो है सो ज़्यादा है, तो वहाँ से क्या बोल सकते हैं कि इस सेल में कैंसर हो चुका है। ठीक है, वो बायोप्सी से टेस्ट किया जाएगा। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीड बाय पैथोलॉजिस्ट। टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी, यूज ऑफ एक्सरे, CT, computed tomography, MRI, magnetic resource imaging are very useful to detect cancer of the integrated internal organ. Computed tomography uses X-ray to generate 3-dimensional image of the internal of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट का 3-dimensional ऑब्जेक्ट को उसको निकाल देगा फिगर, और उसमें हम क्या देख सकते हैं कि अगर कहीं पे ज़्यादा सेल है तो उसको बोलेंगे कि यहाँ पे ट्यूमर रखा हुआ है, वहाँ पे ट्यूमर जाके जमा हुआ है, ट्यूमर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वो कैसे पता चलेगा हमको, वो MRI से पता चल जाएगा। Accurately detect the pathological and physiological changes in the living tissue. Antibodies against cancer specific antigen are also used to detect a cancer cell. मतलब कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कुछ एंटीबायोटिक को भी यूज़ कर सकते हैं। उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है, उस एंटीबायोटिक का नाम बताओ जी, बताओ सागर, बोलो। मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स, क्या बोलते हैं उसको, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स। तो ये सब चीज़ से हम लोग कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। एंटीबायोटिक्स है वो, एंटीजन आर यूज टू डिटेक्ट कैंसर, सर्टेन कैंसर। टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन्स इन ए इंडिविजुअल विथ इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन कैंसर। Identification of such genes which predispose an individual to certain cancer may be helpful in prevention of the cancer.
Such individual may be advised to avoid exposure of the particular carcinogen to which they are susceptible. Example, tobacco, smoke in case of the lung cancer. टोबैको वगैरह से क्या होता है, कार्सिनोजन है। टोबैको का स्मोक क्या है, कार्सिनोजन, मतलब वो कैंसर को कॉज करता है। अब कैंसर का ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, द कॉमन अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर आर सर्जरी। कॉमन क्या है, जब बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट अब हम लोग नहीं कर सकते, मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो लास्ट ऑप्शन क्या जाएगा, सर्जरी। फिर क्या दिया, रेडिएशन थेरेपी। दूसरा नंबर क्या दिया, रेडिएशन थेरेपी। फिर दिया इम्यूनोथेरेपी। इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर्स आर इंटीग्रेटेड लिथली टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू। क्या कर रहे हैं, रेडियोथेरेपी में क्या कर रहे हैं, ट्यूमर्स आर इरेडिएटेड, उसको रेडिएशन दे रहे हैं, लिथली टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू, मतलब कि अगर मान लो इस रीजन पर ट्यूमर हो चुका है तो यहाँ पे हम रेडिएशन देंगे और रेडिएशन से ट्राई करेंगे ये ट्यूमर सेल को मारने का। टेकिंग केयर ऑफ द मतलब कि, और प्रॉपर केयर भी रखना है नॉर्मल सेल का, नॉर्मल सेल डैमेज ना हो जाए, ये भी केयर रखना है, वही लिखा हुआ। टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू, नॉर्मल टिश्यू जो आसपास में जो टिश्यू है उसका प्रॉपर केयर भी रखना है, और रेडिएशन से इसको हम इस ट्यूमर सेल को ख़त्म करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। Several chemotherapeutics drugs are used to kill cancerous cells. Some of these are specific for particular tumor. Majority of the drug have side effect like hair loss. अब side effect में क्या क्या है, hair loss, anemia, blood की कमी हो जाएगी। Most of the cancer are treated by combination of surgery, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। बहुत सारा कैंसर को हम लोग इन तीनों का कॉम्बिनेशन कर देंगे और तब ट्रीटमेंट किया जाएगा। सर्जरी भी करेंगे, रेडियोथेरेपी भी करेंगे और कीमोथेरेपी भी करेंगे। ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन and destruction by immune system. ट्यूमर सेल हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम, मतलब कि ट्यूमर सेल अगर है कहीं पे, अगर ये ट्यूमर सेल है तो मेरा बॉडी उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा है, मेरा इम्यून सिस्टम उसको मार भी नहीं पा रहा है और उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा है। कौन से सेल को, ट्यूमर सेल को। क्या लिखा हुआ है कि ट्यूमर सेल कहाँ गया, ट्यूमर सेल हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम, मतलब कि वो हमारे इम्यून सिस्टम से डिटेक्ट भी नहीं होगा और हमारे इम्यून सिस्टम से डिस्ट्रक्ट भी नहीं होगा। कौन सा सेल, ट्यूमर सेल। Therefore, the patient are given substances called biological response modifier such as alpha interferon. इसीलिए पेशेंट को एक इंटरफेरॉन दिया जा रहा है, बायोलॉजिकल मॉडिफायर दिया जा रहा है, उसका नाम है अल्फा इंटरफेरॉन। ये क्या करेगा, इस पेशेंट का इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करेगा ताकि वो पता करे, वो डिस्ट्रक्ट कर पाए। अल्फा इंटरफेरॉन क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है हमारे इम्यून सिस्टम को इस ट्यूमर सेल को मारने में। अल्फा इंटरफेरॉन क्या कर रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प कर रहा है ट्यूमर को मारने में। वो कौन कर रहा है, अल्फा इंटरफेरॉन। अल्फा इंटरफेरॉन जाके मेरे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा रहा है, ज़्यादा एक्टिवेट करवा रहा है। अब मेरा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो वो जाके ट्यूमर सेल को मारेगा, डिटेक्ट कर पाएगा ट्यूमर सेल को, विच एक्टिवेट्स देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प कर रहा है। समझ गया बात को। तो अगर देखते हैं, अगर पूरा जितना भी पढ़े उसका एक थोड़ा सा समरी निकालते हैं कि क्या एक्चुअली में हम लोग पढ़े। हम लोग एक्चुअली में पढ़े हैं, पहला नंबर हम लोग कैंसर के बारे में पढ़े। क्या कैंसर के बारे में पढ़े कि जब हमारा नॉर्मल सेल एबनॉर्मल बन जाए, जब नॉर्मल सेल एबनॉर्मल बन जाए, जैसे कि ये अभी एक नॉर्मल सेल है, ये अभी एक नॉर्मल सेल है। जब नॉर्मल सेल में सेल के रेगुलेशन करने के लिए एक जीन होता है जिसका नाम है प्रोटोऑन्कोजीन। क्या नाम है, प्रोटोऑन्कोजीन। ये जो है सेल का नॉर्मल डिवीज़न करवाता है, ये सेल का नॉर्मल डिवीज़न करवाता है। लेकिन जब सेल में क्या हो जाए, इस ऑन्कोजीन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। ऑन्कोजीन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, बाय कंज्यूमिंग कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट, मतलब कि स्मोकिंग कर रहा है कोई, टोबैको कंज्यूम कर रहा है, तो वो सबसे हमारे फिर रेडिएशन बहुत ज़्यादा, रेडिएशन वाले एरिया में है, तो ये सबसे प्रोटोऑन्कोजीन में क्या होगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगा, मतलब म्यूटेशन हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, ऑन्कोजीन। क्या बन जाएगा, ऑन्कोजीन बन जाएगा। और ऑन्कोजीन क्या करेगा, इस सेल को नॉर्मल बनने नहीं देगा, उस सेल को एबनॉर्मल कर देगा। समझ गए बात को। फिर दूसरा नंबर पढ़ें कि नॉर्मल सेल जो है उसका प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 1 सेल इनिबिशन, प्रॉपर्टी नंबर 2 सेल रेगुलेशन। सेल इनिबिशन मतलब कि जो आसपास का सेल है उसको इनिबिट करेगा, ज़्यादा ग्रो होने नहीं देगा, तो इसको क्या बोलते हैं, सेल इनिबिशन। सेल रेगुलेशन का मतलब कि जो सेल है ये एक दूसरे को रेगुलेट किए हुए है। सेल रेगुलेशन मतलब यहाँ पे प्रॉपर सेल का डिवीज़न हो रहा है कि नहीं, सेल डिवीज़न होगा कि डिवाइड करेगा कि नहीं, परमानेंट में कन्वर्ट होगा या फिर टेम्पररी में रहेगा, तो वो सब रेगुलेशन एक दूसरे से रेगुलेटेड में है, सेल रेगुलेशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पढ़ ली है।
ट्यूमर कितना तरह का पढ़े, 2 तरह का ट्यूमर पढ़े। एक ट्यूमर पढ़े बेनाइन ट्यूमर, एक ट्यूमर पढ़े मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर वैसा ट्यूमर जो लोकलाइज्ड हो, बॉडी के एक ही पार्ट पे हो। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने लगे, उस ट्यूमर को क्या बोले, मैलिग्नेंट ट्यूमर। और मैलिग्नेंट ट्यूमर का सबसे फियर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब जब ट्यूमर हमारे ब्लड में चला जाए और ब्लड से दूसरे पार्ट में चला जाए, इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर का सबसे फियर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मेटास्टेसिस। ठीक है, ये सब बात आ गया। उसके बाद क्या देखें, ये सब बता दिया, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। फिर कैंसर का डिटेक्शन करने के लिए क्या क्या आया, कैंसर का डिटेक्शन करने के लिए आया कि ब्लड का टेस्ट कर सकते हैं, बायोप्सी करवा सकते हैं, उसके बाद एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं। ये सब चीज़ से हमारे को क्या पता चल जाएगा कि इस सेल में कैंसर है, ट्यूमर है। फिर हम लोग कुछ एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, जिससे कारण क्या हो सकता है, कैंसर का डिटेक्शन हो सकता है। कुछ एंटीबायोटिक देंगे जिससे कैंसर का डिटेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ट्रीटमेंट में देखें तो ट्रीटमेंट में सबसे एक चीज़ देखें, यहाँ पे अल्फा इंटरफेरॉन के बारे में देखें। अल्फा इंटरफेरॉन में क्या देखें कि अल्फा इंटरफेरॉन हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा रहा है और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, जिससे क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम ट्यूमर को डिटेक्ट कर पा रहा है और डिस्ट्रक्ट कर पा रहा है। मतलब उस ट्यूमर को डिस्ट्रॉय भी कर पा रहा है और डिटेक्ट भी कर पा रहा है। वो कौन, किसी कारण कर पा रहा है, अल्फा इंटरफेरॉन। अल्फा इंटरफेरॉन क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा रहा है। क्या समझेंगे, हमारे इम्यून सिस्टम को कौन एक्टिवेट करवा रहा है, अल्फा इंटरफेरॉन। ठीक है, ट्रीटमेंट में देखें हम लोग। फिर ट्रीटमेंट में क्या क्या देखें, सर्जरी देखें, रेडियोथेरेपी देखें, इम्यूनोथेरेपी देखें। रेडियोथेरेपी सेल ट्यूमर रेडियोथेरेपी में क्या कर रहे हैं, रेडिएशन दे रहे हैं और रेडिएशन के साथ ये प्रॉपर केयर रख रहे हैं कि बगल वाला सेल जो न्यूरिंग सेल है वो डिस्ट्रक्ट ना हो। कीमोथेरेपी दे रहे हैं, ड्रग्स वगैरह दे रहे हैं। कीमोथेरेपी का उसके बाद उसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है ड्रग्स देने का, हेयर लॉस हो रहा है, एनीमिया हो रहा है। ठीक है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी को कहीं किसी केस में एक साथ भी कर सक रहे हैं। समझ गया बात को। तो ये हमारा कैंसर था। नेक्स्ट में हम लोग करेंगे एड्स, उसके बाद ड्रग्स, उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक प्लीज़ कीजिए और कुछ कमेंट कीजिए कि क्या तो टॉपिक नेक्स्ट उठाए, कहाँ पे क्या समझ में नहीं आ रहा, वो सब आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।